Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So dear guys, आप सभी लोग हैं मेरी रेगुलर क्लास में। और रेगुलर क्लास में हमारा क्या रूल होता है भाई, हम लेके आते हैं एक नया कंसेप्ट और उस कंसेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं आज है क्विज सेशन। सो क्विज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई हम लोग। सो अनअकैडमी वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म सब लोग मिलके आज क्या कर रहे हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्विज डे। तो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। नो कंसेप्ट नो बट जस्ट ओनली क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस पे बात करेंगे जी। प्लेटफॉर्म क्या है, वाईफाई स्टडी CSIR नेट। और रेफरल कोड क्या है, अमित10। सो वेरी गुड। सो चलिए पहले हम कुछ और क्लासेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन मी एट 8 PM रेगुलर क्लास जिसमें अभी आप हैं, और उसका प्लेटफॉर्म भी वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल है। चूंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि 45 डे क्रैश कोर्स चल स्टार्ट हो चुका है। सो ये 11:30 पे होता है, और वो भी कहाँ, वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड लगते हैं कि आ सकते हैं, ऐसी चीजें। तो चलिए मूव करते हैं अदर क्लासेस पे। क्या यही क्लासेस हैं या और भी हैं जी? क्या लिखा हुआ है, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास मीन्स एक ऐसी क्लास जो कि फ्री होती है। लेकिन सर आपने तो इसके अंदर प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, तो कैसे फ्री? फ्री, सिंपल फ्री, जस्ट यू हैव टू मेक एन अकाउंट ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। सॉफ्ट ऐप भी फ्री है, आपको अकाउंट बनाना भी फ्री है। तो जस्ट यू हैव टू मेक एन अकाउंट एंड यू कैन डू दिस। आफ्टर दैट प्लस क्लासेस कैसे लें भाई और कैसे होती हैं? प्लस क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, तभी आप प्लस क्लासेस को ले सकते हैं। सो दैट मीन्स यू वांट कि हाँ मुझे कंप्लीट सिलेबस करना है और सारे की पॉइंट्स जानने हैं, तो देन यू मस्ट कम टू द प्लस। सो दैट्स व्हाट हियर आई इंसिस्ट यू कि आप 10 AM पर वाली क्लासेस को अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जी। नाउ देन क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का? जस्ट यू हैव टू बी install in your mobile क्या, Unacademy a learning app. What you have to do, Unacademy a learning app आपको इंस्टॉल करना है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC button and click on the get subscription button। ठीक है ना? सो भाई जैसे ही आपने ये सब किया, आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पेज को। और नेक्स्ट पेज क्या है, उसमें हमें दिया हुआ है पूरा डिटेल सब्सक्रिप्शन का, कैसे कैसे 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। बट सर जो इनके प्राइस यहाँ पर दिए हुए हैं, इन प्राइसेस में अगर हम बात करते हैं तो साइड में भी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस जो आता है जी, ये आता है इस रेफरल कोड की वजह से। आपने यूज किया अमित10, यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट ऑन ईच सब्सक्रिप्शन। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लें, कितने ही मंथ वाला ले लें आप, ठीक है ना? सो दैट इज ए गुड थिंग। सो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। मच बेटर है कि 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ का कोई भी ले लें। ओके, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द बटन प्रोसीड टू पे, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। तो ये सब बातें तो हुई भाई अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो क्या, मैथमेटिकल साइंसेज स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न, ये एक वीडियो है जो कि आपको वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर ही मिल जाएगी। उसका लिंक यहाँ पर गिवन है। हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स, ये टाइटल, और विद दिस लिंक यहाँ पर लिंक दिया गया है। ये भी लिंक, सब के सारे लिंक जो भी हैं वाईफाई स्टडी, आपको क्या करना है, वाईफाई स्टडी CSIR नेट पे चैनल पे ही जाना है, CSIR नेट चैनल, ठीक है ना? आप जाइएगा इस पर, जैसे ही आप YouTube पे लिखेंगे यू विल गेट दिस चैनल एंड यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। सो इसको भी आप पहुंच सकते हैं और इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई ये बात हम करें अगर, तो ये तो हमें मिल गया। अब हम और क्या कर सकते हैं जी? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चंस के लिए हम हैं, जिस चीजों को हम करने के लिए हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं जी। सो पहला क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? Consider the two statement. The first consequence of modulus is a squash lemma. Second, the range of entire function is dense in C. तो भाई चलिए, हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दो स्टेटमेंट का आंसर करना है। भाई सर ने हमेशा ही कहा है कि जब भी स्टेटमेंट हो तो उसको ध्यान से पढ़ें और ऑप्शंस को विद द हेल्प ऑफ सम काउंटर एग्जांपल। और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी थ्योरम का या किसी रिजल्ट का कंसीक्वेंस हो? ऐसी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि मैं पहले S1 की बात करता हूँ, उसमें लिखा है
the first consequence of maximum modulus is a square's lemma. This is the true statement बेटा. ओके क्यों ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, देखो ये सिंपल स्टेटमेंट है, रिजल्ट है. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एनी सच टाइप ऑफ द एग्जांपल. स्टेटमेंट के लिए जो रिजल्ट है तो वो तो है भाई, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. सेकेंड, द रेंज ऑफ द एंटायर फंक्शन इज डेंस इन आर. अब भाई एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, एंटायर फंक्शन की क्या दो नेचर हो सकती हैं भाई. एंटायर फंक्शन का मतलब या तो वो कांस्टेंट होगा, आप सिंपली लिख लीजिएगा एंटायर. सो एंटायर फंक्शन है, उसके पास क्या सिचुएशन है, या तो वो कांस्टेंट है और या फिर वो कैसा अनबाउंडेड, यानी कि जेड ई की पावर जेड साइन जेड कॉस जेड एटसेट्रा, कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन. सो इसने कहा कि रेंज ऑफ एंटायर फंक्शन, तो यानी कि कोई भी कैटेगरी का हो, अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू, मैंने कहा कि भी मेरे पास तो 2 है, सो दैट मींस वेयर इज दैट डेंस, कहीं भी डेंस नहीं है ना. क्या कहा इसने, इज इट डेंस इन सी, तो इसका मतलब ये तो डेंस नहीं है, नॉट डेंस, नॉट डेंस इन सी. तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. डेंस का मतलब होता है पास पास घना, ठीक है. अब आप कितने भी पॉइंट ले आए, सबका क्या आने वाला है, 2 आने वाला है जी. तो दैट इज मींस द रेंज ऑफ द एंटायर फंक्शन इज डेंस इन सी. ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है. सो दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसमें, क्या हो गया, S1 is true but S2 is false. तो B is the correct one, ठीक है. सो B ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ये करेक्ट है. सो नाउ देन चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी. यस, यहाँ कहा गया है f एक फंक्शन है, c to c भी एन एंटायर फंक्शन, एंड f of 0 is equal to 0 and f of I is equal to root 2. अभी तो सर ने कहा था एंटायर का मतलब क्या, अब नोटिस कीजिए वापस, और इस पॉइंट को बिल्कुल अपने पास रखिए कि भाई एंटायर अगर वर्ड हमें कहीं दिखाई दे जाए तो हमें दोनों चीजों के लिए सोचना है. अगर जब भी कभी मुझे एंटायर फंक्शन दिखाई दे रहा है देन व्हाट आई हैव टू, मुझे इसको कैरेक्टराइज करना है दो में, दो पार्ट में डिवाइड कर देना. कैसा, या तो वो फंक्शन मेरा बाउंडेड हो जाए, दैट मींस कांस्टेंट हो जाए, एफ जेड में बी द सम कांस्टेंट सी, ठीक है. सो ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाता है तो बाउंडेड भी हो जाता है जी, बाउंडेड भी हो जाता है जी, ठीक है ना. So that is a thing, constant, कांस्टेंट और बॉन्डेड अपने आप आगे. अदरवाइज क्या होता है, अनबॉन्डेड होता है जी. एंड हो गया, जेड हो गया, जेड की पावर एन, मैंने ये पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो मैं कैटेगरी के हिसाब से लिख रहा हूँ. ये हो गया आपका साइन जेड कॉस जेड हो गए आपके पास, ई टू द पावर जेड फंक्शन हो गई, सारे के सारे अनबॉन्डेड फंक्शन है. तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं. हमें क्या कहा, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है, एफ ऑफ आई पे वैल्यू इसकी 1 है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन तो ये नहीं हो सकता है जी, राइट. क्यों नहीं हो सकता है जी, अगर ये हमने कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लिया तो वही वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 0 पे तो 0 आई और आई पे आई रूट 2. ये पॉसिबल नहीं है कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे वैल्यू डिफरेंट आ जाए कांस्टेंट फंक्शन की वजह से. तो इसका मतलब ये कैटेगरी तो फिनिश हो गई, अब रह गया सिर्फ अनबॉन्डेड, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट, अनबॉन्डेड. अब इसने पहले ही ऑप्शन क्या दिया, एफ इज ए बॉन्डेड, तो गलत बात कर दीजिए, तो बिल्कुल काटिए इसको. एफ नीड नॉट बी बॉन्डेड, इसका मतलब हो सकता है कि सिचुएशन में बॉन्डेड, ये भी बात गलत है जी, ये भी संभव नहीं है. अभी तो हमने कह दिया ना क्लियरली कि बॉन्डेड वाले तो केस ही खत्म हो गए, अनबॉन्डेड ही बचे हैं. उसके बाद एफ इज कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल बात खत्म हो चुकी थी, कांस्टेंट तो नहीं रहा जी. तो क्या बचा जी, नन ऑफ दीज, ठीक है ना. तो आंसर मिला हमें नन ऑफ दीज. क्या थॉट थी, सिंपल सा बात, हमने एंटायर वर्ड देखा तो हमने उसको दो पार्ट में कैरेक्टराइज कर दिया. वन आइदर मे बी द बाउंडेड और कांस्टेंट फंक्शन और दैट मे बी द अनबाउंडेड. तो अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर टू द ईच क्वेश्चन, जो भी जिस तरीके का भी क्वेश्चन. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दैट सेज, let f be an analytic function on a domain D such that at each point of the domain either f of z is equal to 0 or f dash z is equal to 0. भाई क्या क्या दिया गया है, हमें फंक्शन को कहा है कि f of z is equal to 0 एंड कर और करके कहा है, या फिर f dash z is equal to 0. देन क्या हम बस सिचुएशंस दी गई है. तो लेकिन फंक्शन के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है. फंक्शन को क्या कहा गया है, एक एनालिटिक फंक्शन है. अगर भाई एनालिटिक फंक्शन है, हमने कहा कि f इज एनालिटिक, दिस इंप्लाइज f स्क्वायर इज आल्सो एनालिटिक, इज एनालिटिक.
फंक्शन एनालिटिक, उसका स्क्वायर एनालिटिक, तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं डी बाई डी जेड को, डी बाई डी जेड के रेस्पेक्ट में एफ स्क्वायर जेड फंक्शन को, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस विल बिकम व्हाट? आपके पास आ गया है द 2f एंड f डैश, ऐसे ही सिंपली लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? दिस इज द वैल्यू। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई 2f और f डैश, सो नोटिस कीजिए आपको गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है? गिवन कंडीशन में दिया गया है आइदर तो आपके पास f ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, यानी कि आइदर दिस इज 0, आइदर, और ये 0 और दिस 0। सो दोनों में से कोई सा ना कोई सा तो 0 है। अगर दोनों में से कोई सा भी 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? डी बाई डी जेड आपके पास क्या रहा है? जो हमारे पास एफ स्क्वायर फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या हो गई? इसका मतलब आपके पास एफ स्क्वायर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है जी। भाई एफ स्क्वायर कांस्टेंट होना कभी इंप्लाइज नहीं करता कि एफ भी आपका कांस्टेंट होगा। सो अब क्या करें हमें? लेकिन इसने और एक सिचुएशन दे दी। वो क्या पॉइंट दिया हमें? इसने कहा एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। अगर ये वर्ड दे दिया हर पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए ऐसा हुआ है, फॉर ईच पॉइंट गिवन, क्या है आपका? इट इज हर डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। सो ये जो हमें बात कही गई इसकी वजह से हम डायरेक्टली इंप्लाइज कर देते हैं कि हमारा जो फंक्शन f है, f इज क्या कहा गया? अब हम ऑप्शंस की तरफ अप्रोच करते हैं। हमें कहा गया f इज ए कांस्टेंट, f may not be constant, f is a constant only if f is identically 0। नहीं जी, इस केस में f कांस्टेंट हो जाएगा जी, बिल्कुल f is constant। कोई कंडीशन मत लगाइए आप, if is constant। सो पहले वाला तो बिल्कुल f may not be constant, सो ऐसी बात नहीं कर सकते हम, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारे पास। नाउ f is constant only if f is identically 0। नहीं, अगर आइडेंटिकली 0 ना हुआ, मैंने कहा कि ठीक है भाई मेरे पास तो f is equal to 1 है या 2 है, ओके, सो इसका भी तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, स्टिल आई विल गेट द सेम सिचुएशन। सो दिस इज नॉट एंड नन अदर इज दिस। सो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया जी? फंक्शन इस केस में भी हमारा कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। आप कोई क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं अपने ऑप्शंस को। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यहाँ दिया गया है एक फंक्शन एफ जेड 3 + 4i अपॉन जेड स्क्वायर एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, जो सर्किल है कर्व है वो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है। देन द अपर बाउंड ऑफ दिस, भाई अपर बाउंड के बारे में कहाँ अप्रोच करें? एफ डैश, वो भी डेरिवेटिव के लिए पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दी हुई है। हमें क्या कहा गया? एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन है? दैट इज इक्वल टू 3 + 4i अपॉन जेड स्क्वायर, राइट। कर्व जो है हमारे पास कैसा दिया हुआ है? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। और किसके लिए पूछ रहा है? डेरिवेटिव की वैल्यू एट ओरिजिन। जो पॉइंट दिया हुआ है आपको 0, ये कैसा पॉइंट है? ये इसके लिए सिंगुलरिटी है फंक्शन एफ जेड के लिए, ठीक है ना। सो दैट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग थिंग। हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं हमें एकदम से माइंड करना चाहिए कि भाई कहीं कोई इनइक्वालिटी तो नहीं लग गई या कुछ ऐसा। तो हम जानते हैं क्वेश्चन इनइक्वालिटी को क्या कहती है? एफ डैश एट द पॉइंट ए लेस और इक्वल टू m इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन जो भी रेडियस है उसकी पावर n हो जाता है जी। m क्या है? एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू ए, ओके, दिस इज द m। सो हमें ये इंफॉर्मेशन हम निकाल दें तो हमें सिंपली वर्कआउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉची इनइक्वालिटी। सारी इंफॉर्मेशन तो दी गई है हमें। सो लेट अस सी व्हाट इज द a। आपके केस में हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू व्हाट? m इज इक्वल टू, हम लगाते हैं अपने फंक्शन एफ जेड के ऊपर एफ जेड का मॉडुलस अगर हम निकालने के लिए चल रहे हैं। सो व्हाट हैपन? दिस विल बी लेस और इक्वल टू 3 + 4i by z square का मॉड्यूलस, राइट। सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू? दिस इज 39 + 16 का रूट और अपॉन नीचे क्या आ गया? मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड क्या है हमारे पास? 1। सो दिस वैल्यू विल बिकम 5। दिस implies m is equal to 5 बिकॉज एफ जेड क्या हो गया आपके पास? एफ जेड हो गया है आपके पास लेस और इक्वल टू 5, उसका मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 5 आ गया है जी, ठीक है ना। सो m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू क्या है जी?
देखो जब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव की, यही होता है जी आपके पास एक सिंगल डेरिवेटिव लगाया ना मैंने तो यहाँ पर अपने केस के लिए, बट यहाँ पर क्या होता है एन टाइम डेरिवेटिव। सो 2 टाइम्स भी दे सकता है एग्जामिनर, नेक्स्ट टाइम आपको 3 टाइम भी दे सकता है, तो आपको ये बिल्कुल फोकस करना चाहिए जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कहाँ अप्रोच करना है। सो 1 था, सो n की वैल्यू क्या थी 1 थी, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम फॉर n is equal to 1, so this will become f dash at 0. Okay, इसका modulus value maximum value, right? This is what, that is lesser equal to m की वैल्यू कितनी आई 5, m n की वैल्यू n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 अपॉन r की वैल्यू कितना है रेडियस 1, so 1 की पावर 1, this is a 1, so this implies that f dash at 0 का मॉडुलस इक्वल टू 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई जी 5 हो गई डेरिवेटिव की। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। यहाँ एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन 3, 4, 5 और नन ऑफ दीज दिए गए थे, आपको मिल गया है आपका आंसर 5। सो आपने कॉशी इनइक्वालिटी का यूज कर दिया, दैट वाज द कॉशी इनइक्वालिटी, जिसमें कहा गया था आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, किस तरीके से कुछ पॉइंटों को छोड़ते हुए, और सिचुएशन क्या थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास m थी, तब आपके पास डेरिवेटिव जो बाउंडेड होता है, जो डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इसके थ्रू दी जाती है जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब भी कभी अपर बाउंड की बात करता है या डैश लगाया हुआ है, 2 डैश लगाए हुए हैं, तो हमें जनरली कॉशी इनइक्वालिटी, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव इनकी तरफ जरूर देखना चाहिए एक बार, ठीक है ना? दे विल हेल्प अस टू टैकल सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? या वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन दिया गया है? हमें दिया गया है f of z is equal to cos z upon z की पावर 2020, राइट? देन रेसिड्यू फाइंड आउट करना है जी, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट निकालना है हमें। किस पे निकालना है जी? हमें निकालना है z is equal to 0 पर। तो भाई अब क्या इसका हम ऊपर से भी सीरीज एक्सपेंड करें और नीचे से भी और 1/z का कोफिशिएंट ढूंढें, क्या करें? चलिए मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इस फंक्शन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। कैसा फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। दैट मीन्स अगर मैं एफ जेड की जगह माइनस जेड रख दूं, सो नथिंग हैपन, दिस वैल्यू विल बी द सेम, एफ जेड के इक्वली होगी और दिस वैल्यू विल बिकम 2020। दिस इम्प्लाइज आपका जो एफ जेड है इज इवन फंक्शन, ठीक है? फर्स्ट बात तो यही इंपॉर्टेंट था मेरे पास। उसके पास जो इसके पास सिंगुलरिटी है, हैविंग ए सिंगुलरिटी, कैसी सिंगुलरिटी रखता है? हैविंग ए सिंगुलरिटी एज अ पोल। सिंगुलरिटी कौन से? पोल को रखता है जी। तो पोल इसके पास सिंगुलरिटी है और हमें ये भी मालूम लग गया कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो चलिए मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ आपके रिजल्ट को। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि फंक्शन के पास सिंगुलरिटी तो पोल हो केवल, और मुझे रेसिड्यू निकालना हो और वो फंक्शन मेरा इवन फंक्शन हो, रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट z नॉट दिया हुआ है, हमारे केस में 0 है, सो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या आता है जी? 0 आ जाता है अगर मेरा फंक्शन इवन है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ मेरे पास फंक्शन क्या है? फर्स्ट एफ जेड इज इवन फंक्शन, ठीक है? और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड उसके पास क्या होना चाहिए? having a singularity only poles are only singularity poles उसके पास singularities है, तब हम कहते हैं then residue of the function at z is equal to that point z naught is equal to 0। सो इसमें हमें निकालना नहीं था जी, इसमें हमें रिजल्ट अप्लाई करना था। सिंपली अगर हम निकालने चलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी, ठीक है ना? सो यू हैव टू बी केयरफुल। एग्जामिनर बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर cos z दिया हुआ है, आपको माइनस साइन z दे देगा, सो दैट मीन्स तब भी कोई नीचे चेंज नहीं होने वाली जी, क्योंकि उसने बाहर माइनस लगा दिया और उसकी वजह से हमें फिर इवन फंक्शन ही बना रहेगा। तो मेनी मोर वेज आंसर विल बी द सेम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आता है जी?
हमें कहा गया है कंसीडर द सेट ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा, हमें एक x दे दिया है और y भी दे दिया गया है फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी है। देखो, सिंपल सी बात पूछना चाह रहा है आपसे। अगर हम ऑप्शन की तरफ आप अप्रोच करते हैं, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इन सब बातों के बारे में इसने बात की है। ओके, सो नोटिस कीजिएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमें उनको देखना है। इसने हमें x दिया है और x के अंदर हमारे पास सीक्वेंसेस है xn, और xn जो है हमारे पास, xn कैसे हो सकते हैं, xn में बी द आइदर अ 0 और मे बी द 1। तो कैसे बना सकते हो आप, मैं कहूंगा इस सेट के अंदर अगर मैं सेट बनाने लगूं, ऐसी सीक्वेंसेस का क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0। ठीक है। सो देखिए, डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, रेंज सेट आपके पास ये आ रहा है। सो xn के टर्म 0 और 1, यानी कि ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं जी, 1 1 1 1 1 1 ऐसा हो सकता है, या फिर इनकी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो प्लेस तीन प्लेसेस पे 1, फिर सब पे 0 हो सकता है, कि एक प्लेस पे 1 और सब प्लेसेस पे 0, और हो सकता है कि बहुत सारे प्लेसेस पे 0 और एक ही प्लेस पे आपके पास सिर्फ 0। सो मैनी मोर केस कैन बी हेयर, ऐसी टाइप के कुछ एलिमेंट हो रही होंगी हमारी सीक्वेंस जो होंगी, ऐसी कुछ रही होंगी, राइट ना, बाय दिस वन। सो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, ये तो रहा हमारे पास सिंपली वे कि इसके एलिमेंटों की नेचर क्या थी। अब हम देख लेते हैं कि x की कार्डिनलिटी के बारे में, तो ये कितना है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन ही तो होती है जिसका डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन कोडोमेन क्या कहा गया, कोडोमेन में सिर्फ दो ही एलिमेंट आए, 0 1, राइट। इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, सो यहाँ पर लेकिन 0 और 1 को लिखा गया। और अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ f निकालता हूं तो सिंपली क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन अपॉन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन ऑफ f। सो दिस इज नथिंग दैट इज 2 की पावर अलिफ नॉट। और ये जो कार्डिनलिटी होती है ना जी, 2 की पावर अलिफ नॉट, ये सिंपली किसकी कार्डिनलिटी होती है, ये होती है अनकाउंटेबल सेट की, है ना। इज द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल, इज द कार्डिनलिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, x तो मेरा अनकाउंटेबल हो गया, x के बारे में इसने क्या कह दिया, अनकाउंटेबल। चलो जी, अब अपने पास देखते हैं कि कौन कौन सा है। पहले कहा इसने x इज काउंटेबल, तो ये तो गलत बात हो गई जी, अनकाउंटेबल हो रहा है हमारे पास। सो पहला ऑप्शन तो आप खत्म कर दीजिए। दूसरा, x इज अनकाउंटेबल, ये हो सकता है जी अभी। तीसरा इसने क्या कहा, x इज काउंटेबल, ये भी खत्म कर दीजिए। फोर्थ भी अभी हो सकता है जी। अभी दो सिचुएशन हमारे पास बनी हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं y को नोटिस कर रहा हूँ, y को मैं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं इस कंडीशन को जरूर देखूं। y इज क्या कहा गया है इसने, y इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ द सीक्वेंस xn, और जो सीक्वेंसेस है वो कहाँ से आ रही हैं, वो बिलोंग्स करती हैं x के अंदर, यानी कि यही सब सीक्वेंस है, ठीक है। बट क्या दे दिया, सच दैट xn इज इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n। ये जो इसने वर्ड दे दिया आपको, ये वाला वर्ड फोर एट मोस्ट फॉर एन 1, यानी कि इसने कुछ कंडीशन डाल दी। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, भाई y भी तो हमने इसी से लिया, x से ही। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, y सिंपली सबसेट हो गया x का, ठीक है। अगर पहले वाला कहीं काउंटेबल होता ना, तो हम सिंपली बोल देते जी काउंटेबल सेट का सबसेट है, तो वो भी काउंटेबल ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन अकर हुई, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो ये अनकाउंटेबल सेट है। सो नथिंग वी कैन से अभी इसके बारे में। तो हम देख लेते हैं जी y के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे। अब इसने हमें कंडीशन दी है कि जो 1 है वो 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी प्लेसेस। तो इसका मतलब मैं कहूं कि मेरे पास जो है इस सेट के अंदर जब भी आएगा, तो ये एक प्लेस पे हो सकता है 1, और सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितना, दो प्लेसेस पे हो सकता है जी, और सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैंने कहा कि n टाइम हो सकता है, ठीक है, n टाइम, और रेस्ट आर 0। ऐसी कुछ सीक्वेंसेस बनेंगे। बट इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास, जब भी जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास इसके अंदर, ये कितने बनने वाले हैं, दे विल बी द फाइनाइट। ओके, इसका मतलब y क्या हो गया आपके पास, y तो काउंटेबल है, बट x क्या था, अनकाउंटेबल। सो अनकाउंटेबल में से हमने क्या निकाला, अनकाउंटेबल सेट माइनस आपने क्या कर दिया, काउंटेबल सेट। सो क्या मिल गया जी आपको, अनकाउंटेबल मिल गया जी। So what exactly you are getting? The answer is D. X is uncountable, Y is also uncountable. So the correct thing was this one. ठीक है ना, क्या मिला हमें, Y में से इसने काउंटेबल सेट को निकाल दिया, फाइनाइट सेट्स को निकाल दिया इसके अंदर से, और कुछ भी नहीं किया।
सो स्टिल हमारे पास कितने बच गए, इनफाइनाइट बच गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पूरे सेट में से जो हमें सेट मिला हुआ था इसमें से इसने फाइनाइट सिचुएशन वाले निकाल दिए, जो जिन पे कंडीशन डाली, स्टिल हमारे पास इनफाइनाइट पड़े हुए हैं जी। सो दैट इज अ थिंग, हमने सिंपली कह दिया कि ये अनकाउंटेबल है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है जी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जी जून 2015 का। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जी इसके, ये कंडीशंस दिखाते हैं, लगाते हैं और उसको ही बस हमें फोकस करना होता है और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, हमसे ये पूछ लिया गया है। अनकाउंटेबल के बारे में क्वेश्चन की रीडिंग को ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है, एफ इज अ फंक्शन, कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। कहां पर चले गए भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम चले गए 1 2 पर। तो बिल्कुल सेम नेचर, अगर टोटल फंक्शन निकालने हैं मुझे तो क्या करूंगा मैं, इसकी कार्डिनलिटी यानी कि 2 और इसकी कार्डिनलिटी अल्फ नॉट, जो कि एक अनकाउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये कार्डिनलिटी किसकी हुई, ये कंटिन्यूअम सेट, यानी कि आपके पास अनकाउंटेबल सेट हो गया, इट्स नॉट नथिंग। सो कंटिन्यूअम सेट आ गया, अनकाउंटेबल सेट आपके पास, सिंपली अनकाउंटेबल सेट कार्डिनलिटी। चलिए इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, दिस इज द अनकाउंटेबल। सो यही चाहिए था मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, ये ठीक है जी, ये अनकाउंटेबल आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरे में भी ऐसी ही बात की गई है। डोमेन में एलिमेंट तो है 1 2, अगर हम बी की बात कर रहे हैं, जबकि कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इनकी कार्डिनलिटी तो क्या होती है, अलिफ नॉट, और यह है 2, तो इसका मतलब अलिफ नॉट की पावर 2। टोटल फंक्शन कितने बन गए आपके पास, अलिफ नॉट की पावर 2। सो दिस इज नथिंग अलिफ नॉट इनटू अलिफ नॉट, यानी कि दो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द काउंटेबल सेट इज द काउंटेबल, वो भी फाइनाइट है। ओके, सो दैट मींस ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज ए काउंटेबल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द काउंटेबल सेट। सो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें तो अनकाउंटेबल ढूंढना था, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी, थर्ड पे जब हम चले जाते हैं अपने सी के पास, तो हम देखते हैं क्या हमारे पास, तो ये बी और सी वाला जो केस है, यानी कि 2 और 3 वाला, ये वाला और ये वाला केस, तो दोनों में डोमेन कोडोमेन तो सेम रखे गए हैं, राइट। सो लेकिन क्या कंडीशन डाल दी गई हमें एक इसके ऊपर, एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं सिंपली यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 3 के अंदर मेरे पास जो मेरे पास सेट है, ये सेट जो है आपका थर्ड वाला जो सेट है वो सबसेट है आपका 2 का, बिल्कुल बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपने क्या किया, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट, डोमेन में एलिमेंट कितने 2, और कोडोमेन में एलिमेंट कितने आपके पास, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। आपने कंडीशंस डाल दी कि f ऑफ 1 सिर्फ विद दिस कंडीशन है ना, f ऑफ 1 लेस और इक्वल टू f ऑफ 2, तो यानी कि जो मेरे पास चॉइस थी वो आपके पास टोटल फंक्शन की सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के रहा। इनको अगर हम हटा भी देंगे तो स्टिल क्या होगा, आपके पास जो है सेट एज इट बना रहेगा। और ये किसका सबसेट हुआ, इसका मतलब ये तो इसी में से एलिमेंट है ना, दिस एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसमें इन्हीं एलिमेंटों में हमने ये कंडीशन लाइन पॉज कर दी, तो इसका सबसेट रहा ना ये। सो दैट मींस ये हमारे पास क्या था, जो 2 के अंदर सेट था, दिस वाज द काउंटेबल सेट, तो इसका मतलब सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज व्हाट, काउंटेबल। तो बिल्कुल हमें सोचना ही नहीं था। इन द सिमिलर फैशन व्हाट हैपन फॉर द फर्स्ट और फोर्थ केस, यस बिल्कुल सर, इसमें भी देखिए डोमेन को डोमेन रहा, तो क्या इसका सबसेट हुआ, बिल्कुल सबसेट हुआ। लेकिन अब आप नोटिस कीजिए डी के केस में भी, डी के केस में क्या, वो आपके पास जो है फोर्थ वाला सबसेट बन जा रहा है सिंपली इसका, किसका, 1 वाले केसेस का। देखो ठीक है, पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट्स, ठीक है। बट क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है ये, अगर वो पहले वाला काउंटेबल होता तो हम इसको भी बोल देते कि सबसेट है, लेकिन अनकाउंटेबल है, तो सिचुएशन कैन बी कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, मे बी द काउंटेबल और मे बी द अनकाउंटेबल। सो नाउ फर्दर वी हैव टू प्रोसीड। So now then if I will see what happened, there are infinite element 1 2 3 4 and so on, right, but in the codomain there are only 2 elements, ठीक है। इन दो के ऊपर हमने कंडीशंस डाल दी कि भाई ठीक है, इन दो एलिमेंटों के ऊपर हमने कंडीशन डाल दी, ठीक है जी। बट रेस्ट एलिमेंटों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर एक के पास चॉइस चॉइस मिलती जा रही है, हर एक के पास वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है।
दैट मीन्स दो को छोड़ दीजिए और सबके पास क्या आने वाली है, 2 की पावर अलिफ नॉट ही आने वाली है मेरे पास कार्डिनलिटी टोटल। ठीक है ना। अगर हम इसमें से टोटल एलिमेंटों में से जो मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट थे उनमें से दो की चॉइस को मैं खत्म भी कर दूं तो व्हाट हैपन, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, कितनी जाने वाली है, हर एक के लिए दो 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 थी, कहां तक अलिफ नॉट तक। तो सिंपली कहूंगा मैं 2 की पावर अलिफ नॉट ही रही लिस्टेड, क्योंकि इनफाइनाइटली मूव कर रहे हैं। सो एक दो हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी इसको। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी क्या आ गई मेरे पास, वापस मेरे पास इनफाइनाइट ही आ गई। और मेरे पास मैं क्या कहूंगा, ये जो सेट है ये भी मेरे पास अनकाउंटेबल आ गया है जी। ओके, हाउएवर इसके पास चॉइस हो सकती थी कि कुछ भी हो जाए, बट ये भी हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास ये दोनों आंसर करेक्ट है जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है। ओके, द क्वेश्चन इज दैट लेट समेशन n is equal to 1 to infinity and be a convergent series। अरे भाई अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो माइंड में हमें सबसे पहले वो सीरीज लेके आनी चाहिए जो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो ऐसे सीरीज में सबसे पहले नाम आता है पी सीरीज का। अगर मैंने कहा कि सीरीज कन्वर्जेंट है, क्योंकि नेचर तो सबके साथ ऐसी ही होल्ड होगी ना, 1/n²। ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, पी की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर। ठीक है ना, पी सीरीज लिए और पी ग्रेटर देन 1 पर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो व्हाट अबाउट द सीक्वेंस, और हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो कैसे आने वाली है, 1/n², जो कैसी होनी चाहिए वो भी कन्वर्जेंट है जी। कन्वर्ज भी हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, कन्वर्ज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हो रही है और बाउंडेड भी है। तो ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस क्या क्या है। an is convergent, ट्रू स्टेटमेंट जी। an may not be convergent, गलत बात हो गई जी। पहले वाले को फिर देखो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, may not be convergent। थर्ड, an is bonded, अगर सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली दैट इज अ बॉन्डेड, also have a unique limit point। ठीक है ना। सो ये भी ठीक हो गया जी। आपने जब ये क्लियर कर लिया कि कन्वर्जेंट है तो ये दूसरा तो ऑटोमेटिकली उसी से ऑब्वियस हो गया। an is convergent but not a bonded, ये कंट्रोवर्सी हो रहा है जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का बॉन्डेड भी है आपके पास। ठीक है ना। सो दैट मींस आई जस्ट अ सिंपल बाय टेकिंग इन अ सिंपल एग्जांपल वी कैन डील दीज क्वेश्चंस। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। कन्वर्जेंसी की वजह से ये कन्वर्जेंट था तो हमारे पास बाउंडेड ऑटोमेटिकली आया है जी, है ना, दैट्स द रीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज दिस, ओके, द मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ द मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स दी हुई है जी। और मैट्रिक्स क्या दी हुई है, हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी थी, 3 3 3 3 0 0 और 0 0 और 6। भाई ये मैट्रिक्स दी हुई है। हमने क्या देखा, अरे भाई ये तो जॉर्डन ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्या हमने कहा कि एक तो ये रहा हमारे पास सिंपली, और इसको हमने क्या कहा, ये एक जॉर्डन ब्लॉक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो दिस इज एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक रहा। इसको हमने कहा एक मैट्रिक्स ये है और एक ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है। बी के लिए तो हमें क्लियरली पता लग गया कि x-6 आपके पास, यानी कि x इज इक्वल टू 6 या लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज द आइगन वैल्यू। ठीक है ना। सो व्हाट हैपन, इसके लिए बी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास, अब हम देखते हैं इसके लिए। बी के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिल गया ना x-6, और यही इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल भी है फॉर द बी मैट्रिक्स। बट ए के लिए हम देख लेते हैं। सो जस्ट वी विल गेट इट आउटसाइड। सो 3 3 3 3, ऑब्वियस सी बात है, डिटर्मिनेंट तो 0 हो गई। तो इसका मतलब इसका जो आपका पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल वो कितना आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस, दोनों को सम कीजिए, ट्रेस कितना आ गया, 6 -6 लैम्डा एंड देन प्लस डिटर्मिनेंट 0। ओके, दिस इज द आपके पास वैल्यू आ गई। सो दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग लैम्डा एंड लैम्डा -6, और समटाइम वी कैन राइट और x and x-6, राइट ना, दैट इज द थिंग। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आ गया। अब बट पूछा तो गया है मिनिमल पॉलिनॉमियल को, लेकिन जिस ऑर्डर का ब्लॉक दिया है वो तो पक्का उतने ब्लॉक उतने ऑर्डर का तो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा ही होगा। यानी कि यहाँ से क्या मिला हमें, x और x-6, और वहां ऊपर से आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑप्शन ही इतने ट्रिवियल दे दिए गए हैं। देखिए बी को देखिए, x-3 आ गया जो कि नहीं है जिसके अंदर। सी को बात करेंगे तो ये नहीं है जी, और डी भी नहीं है जी, ऑप्शन ही ए है हमारे पास। ठीक है ना, x और x-6। ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, सिंपली मिनिमल पॉलिनॉमियल इज दिस। मिनिमल पॉलिनॉमियल आपके पास आ गया है x x-6।
हाँ, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करेंगे ओवरऑल मैट्रिक्स की तो x इंटू एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो यहाँ तो हाँ, दोनों देते तब तो ट्विस्ट था सोचने का, अभी तो हमें क्लियर ही उसने आंसर ही कर दिया, इतना आसान। तो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, भाई पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अबेलियन। और कैसे हम करें इसको, ये तो बहुत ही आसान दिया हुआ है। अरे भाई दे दिया है सबसे पहले ही आपको नॉन अबेलियन ग्रुप S3, परम्यूटेशन ग्रुप ओवर द सिंबल 3, 1 1 on 2 फंक्शन का ग्रुप ओवर द सिंबल 3, और साथ में दे दिया गया है D2। अच्छा जी, तो क्या होने वाला है जी, नॉन अबेलियन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको एकदम हटाइए नॉन अबेलियन, ठीक है ना, ड्यू टू दिस वन। अगर हम बात करते हैं Z2 इंटू जेड डैश की, Z2 इंटू जी डैश की, और जी डैश की वैल्यू कार्डिनलिटी कितनी दी गई है जी, 15, ठीक है जी। दैट मीन्स 3 इंटू 5 एंड 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया जी, साइक्लिक ग्रुप बन गया जी। दिस इंप्लाइज जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ 15। सो जेड 15 अगर हमारे पास आ गया है तो क्या बन गया जी, Z2 इंटू जेड 15, नथिंग एल्स, ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक, हमें तो सिर्फ यही देखना था ना, तो ऐसा तो नहीं है कहीं। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस इज अ साइक्लिक साइक्लिक, और का क्रॉस प्रोडक्ट इज अबेलियन, क्लियरली अबेलियन है जी, हमें अबेलियन ही ढूंढना है, ये आंसर ठीक है जी। जेड क्रॉस जेड ये भी साइक्लिक है इनफाइनाइट, और ये भी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अबेलियन है जी। U12, अरे भाई यू एन पूरा का पूरा ही अबेलियन होता है, तो U12 को निकालने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसके आइसोमॉर्फिक जा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो द आपके पास अबेलियन आ गया, तो यानी कि तीन तो अबेलियन हो गए और एक आपके पास नॉन अबेलियन स्ट्रक्चर दे दी गई है इसके अंदर, ठीक है ना। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर एंजॉयिंग द क्वेश्चंस। सो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप जो है सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।